नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहादुर सर जी के। और इस वीडियो में आपके लिए इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको जो टीसीएस का पैटर्न है, ज़्यादातर एग्जाम टीसीएस कराता है, तो टीसीएस के जो पैटर्न है वो आपको पता चल पाए। और यहाँ पर हम इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दूसरा सेट है, ऑलरेडी एक सेट अपलोड किया जा चुका है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को इंटरेक्टिव माध्यम से आपके लिए यहाँ पर तैयार की गई है पीडीएफ, तो आप उम्मीद करेंगे अंत तक ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आपको पता चल पाए किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और 100 में से आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज भी रखा है, उस क्विज को सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली या भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये कौन थी? ये रजिया सुल्ताना थी। रजिया सुल्ताना ये गुलाम वंश में एक इल्तुतमिश शासक रहे हैं, उनकी पुत्री थी, और उनकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्ताना ने उनकी जगह ली। कुछ सालों, मतलब लगभग 4 साल इन्होंने शासन किया। उसके बाद इनको ये उपाधि मिल गई कि ये पहली महिला शासिका रही। और कपट और बहुत सारे जो इनके ही इनकी सभा थी, उन्होंने ही इनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण इनका जो कार्यकाल रहा वो 4 साल का रहा। एक्सेप्टेंस नहीं होती अगर आप कुछ भी नया करते हैं। तो रजिया सुल्ताना आंसर सही होगा। इल्तुतमिश इनके पिता थे, जो कि गुलाम वंश के दूसरे मुख्य शासक माने जाते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 में। कब? 1206 में। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है गुलाम वंश का? तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रजिया ये 1236 में, कब? 1236 में इन्होंने शासन शुरू किया अपना, और 1240 में इनके शासन का अंत हो गया। अगला, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी, जो कि छत्रपति शिवाजी, आपने सुना होगा इनका नाम, इनकी राजधानी रायगढ़ थी। ठीक। अगला, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने नसीरुद्दीन मुहम्मद जब भारत में शासन कर रहे थे, उस समय पर उन्होंने आक्रमण किया था। तैमूर का ही वंशज माना जाता है किसको? मुगल संस्थापक बाबर को। ठीक। अगला, यहाँ पर तैमूर के आक्रमण के समय नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह, कौन? नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। तैमूर ने दिल्ली में 1398 में हमला किया था, और भारत पर उसने आक्रमण करने का कारण क्या था? धन मतलब पैसा यहाँ से लूट कर जाना था। नसीरुद्दीन मुहम्मद शाह कमजोर तुगलक शासक था। उसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। अगला, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। आपने अगर एक फिल्म देखी हो, बाजीराव मस्तानी नहीं, एक थी पद्मावत, माफ कीजिएगा, पद्मावत फिल्म थी, उसमें दिखाया गया है खिलजी का जो किरदार है, उसके साथ एक दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो ही थे, जिनको खुसरो के नाम से वो संबोधित उस फिल्म में कर रहे होते थे। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का शास्त्रीय कवि था। उन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है, और उन्हें कव्वाली के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मुहम्मद शाह के शासनकाल, जो कि मुगल साम्राज्य का एक रंगीला शासक था, उसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह एक ईरानी शासक था, और 1730 में पर्शिया का शासक बना। नादिर शाह पर्शिया के अफसरिद राजवंश का संस्थापक था। इसने 1739 में मुहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था।
अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग ये 1506 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1505 में बंगाल का विभाजन हुआ था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग 1906 की बात करें, जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले और इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। उससे पहले आपको बता दूं 1909 में इनको पृथक निर्वाचन का क्षेत्र भी मिल गया था और आप पढ़ते हैं मार्ले मिंटो जो सुधार था उसके माध्यम से। ठीक, अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ठीक, अगला, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन थे? तो थानेश्वर के वर्धन वंश के संस्थापक पुष्य भूति थे। कौन? पुष्य भूति। अगला, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के समय पर लागू की गई थी, जिन्हें सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। अगला, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के माध्यम से किया गया था। एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान बना और बीच में भारत बना था और ईस्ट पाकिस्तान ही बाद में 1972 के बाद बांग्लादेश बना था। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय पर जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। कौन? जेबी कृपलानी। कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला, कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1906 में कब? कलकत्ता अधिवेशन था, वहां पर मुस्लिम लीग बनी थी। 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के बीच में हो गया। गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, इनको जेल में डाल दिया गया और जो नरम दल के नेता थे उन्होंने उसके बाद इसको लीड किया और 1916 तक उसमें अपना काम किया। 1916 के बाद जब दोबारा से मर्जर हुआ कांग्रेस का, उसके बाद फिर आगे और आंदोलन आप पढ़ते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला, यहां पर कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, नरम दल और गरम दल के बीच में। गरम दल के मुख्य नेता लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अगर नरमपंथी या उदारवादी नेताओं की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी नेता के रूप में अलग हुए थे। अगला, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती ने गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया था। गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो बारदोली आंदोलन ये 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पहले यूरोपीय जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, पहले यूरोपीय थे। अगला,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने बदरुद्दीन तैयब जी। कब? बदरुद्दीन तैयब जी ये 1887 में बन गए थे। अगला 1854 का गुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है 1854 का। अगला बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन किस शासक के समकालीन थे? तो नागार्जुन ये किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के ये संस्थापक माने जाते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। ये गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद में इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है अगर वो पद का दुरुपयोग और साथ साथ वो कोई भी जो संसद के जो भी हमारे संविधान है उसके द्वारा उसका पालना नहीं करते, उसके बाद उनके ऊपर महाभियोग उनको पद से हटाने के लिए चलाया जाता है। उसी प्रकार से इन पर भी चलता था। अगला सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु हरगोविंद सिंह को जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन ही जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं उन्हीं को हमने कलेक्ट करके बनाया है। और ये एक जगह से नहीं बना, बहुत सारे पेपर्स को निकाल कर वहाँ से कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं उनको इकट्ठे कर करके हमने बनाए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो बेहतर लग रही होगी। अगला निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद ये दारा शिकोह के द्वारा कराया गया। दारा शिकोह जिसने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया ताकि उन्हें जो मुस्लिम विद्वान है वो पढ़ सकें। उन्हें उनके अनुवाद को अक्सर सिर-ए-अकबर कहा जाता था। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक्स में से कोई परचेज कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान की ई बुक हमने प्रोवाइड कराई हुई हैं। इसमें आपके लिए जो स्टैटिक जीके है उसमें टीसीएस के द्वारा जो इकट्ठे किए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने कलेक्ट करके बनाए हैं। अलग अलग सेपरेट करके आप उनको पढ़ सकते हैं, आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा। करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर अभी अक्टूबर 2024 तक का कवर किया गया है इसी बुक में। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। और सामान्य विज्ञान जो रेलवेज़ है उसमें सामान्य विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एएलपी हो गया, वहाँ पर इंपॉर्टेंट, टेक्नीशियन में इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो यह निर्मित राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। अगला उससे पहले विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फेम के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर एक विजय स्मारक के रूप में इसे बनवाया गया था। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। इसमें कुल 9 तल थे। शीर्ष तल पर जैन देवी पद्मावती की एक छवि को प्रदर्शित किया गया है। अगला पुरंदर की संधि 1665 छत्रपति शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में हुई। छत्रपति और किसके बीच में? तो ये राजा जयसिंह के बीच में और छत्रपति शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसरे हिंद की उपाधि से लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को सम्मानित किया गया है। अगला लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी संधि की थी? तो पेशवाओं के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने बेसिन की संधि की थी। कौन सी? बेसिन की संधि, और ये 1802 में की गई थी।
अगला, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने तो अपनी आत्महत्या कर ली थी और बाद में जो खुदीराम बोस है उनको पकड़ के इनको फांसी दे दी गई थी। और इन्होंने किस जज के ऊपर बम मारा था? तो इनका नाम है किंग्सफोर्ड के ऊपर इन्होंने बम को फेंका था। अगर बात करें, शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फोड़ा, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में इसे जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़ने वाले क्रांतिकारी बन गए थे। अगला, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद ये शिवाजी के शासनकाल में हुआ करती थी। अगला, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? तो आज 2.5 दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत विद्यालय था, उसको बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा चौहान शासक विग्रह राज 4 या बिसल देव द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसने 1194 में इसे तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया और नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। यह राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। अगला, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। सी ऑप्शन सही। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी ये आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसने दिया? तो ये अरविंद घोष के द्वारा ही दिया गया कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदू ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है। हिंदुत्व ही हमारी इस आकांक्षा को पूरा कर सकती है। अगला, कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये पंडित जुगल किशोर के द्वारा उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर उदंत मार्तंड की बात करें तो ये भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला अखबार पत्र था। इसके संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से शुरू हुआ। कठिनाइयों के कारण इसे 4 दिसंबर 1927 को ही बंद करना पड़ गया। अगला, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं एक सबसे बहादुर नेता बताया था? तो ये सर ह्यूज रोज के द्वारा ही बताया गया और झांसी से और कह सकते हैं ग्वालियर से जो विद्रोह हुआ उसको सर ह्यूरोज ने ही दबाया था। मतलब झांसी की रानी का जो विद्रोह था इसी के सामने हुआ था। अगला, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पेरियार नाम से E.V. रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही। E.V. रामास्वामी नायकर एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ हैं। इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार का तमिल में अर्थ है सम्मानित या बड़ा होता है। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कजगज की शुरुआत की थी। इन्हें द्रविड़ आंदोलन का जनक भी माना जाता है। अगला, तमिल पत्रिका कुंडी अरासू का संस्थापक कौन है? तो कुंडी अरासू के संस्थापक E.V. रामास्वामी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? ये बंग दर्शन इनका नाम है। 1873 में इनके द्वारा इसे
स्थापित और संपादित बांग्ली भाषा में किया गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, बंग दर्शन। अगला, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का पिता किसने कहा था? तो भारतीय अशांति का पिता वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ये गरम दल के नेता थे। कौन क्रांतिकारी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? तो जतीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय ये क्रांतिकारी थे और अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन के स्वामी बन गए थे। अगला, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो ये अरविंद घोष निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक हैं। अगला, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई। यह अखबार ब्रिटिश सरकार के अन्याय की खबर लोगों तक पहुंचाता था। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयास के कारण किस जनजाति ने विद्रोह कर दिया? तो ये खोंड जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया मानव बलि बंद करने के वजह से। ठीक। अगला, ओराव विद्रोह का नेता कौन था? ओराव विद्रोह का नेता जतरा भगत थे। ओराव विद्रोह ये 1914 से 1919 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध के समय छोटा नागपुर में हुआ था। इस समय आपको पता होगा जो हमारा पहला विश्व युद्ध है वो भी चल रहा था, उसमें जो ब्रिटेन है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ओराव जनजाति के लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया। इसके प्रमुख नेता जतरा भगत थे। अगला, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? तो ये कौन सा समय था? तो 1924 से लेकर 1934 तक का समय था जब मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी? 108। इन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो इसके संस्थापक थे और बृहदत्त ये इसके अंतिम शासक थे। अगला, कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णन है। कल्हड़ की राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था। किसने? सिंधु और कान्हू के द्वारा। अगला, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में 1028 सूक्त की संख्या है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया? तो महात्मा गांधी ने इकलौती एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। बेलगांव में ये जो अधिवेशन हुआ था 1924 में और उसी साल इन्होंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो कश्मीर का अकबर जैनुल अबुद्दीन को कहा जाता था। जैनुल अबुद्दीन कश्मीर के सबसे महान शासकों में से एक था, इसीलिए उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उलुग खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? उलुग खां की उपाधि बलबन को मिली थी। गुलाम वंश का ये एक शासक था, बीच में राजा बना था। अगला, अशोक के शिलालेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अशोक के शिलालेख को सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार
पढ़ा गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1857 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। 1857 में पहली बार प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र था जिसका नाम हिंदुस्तान था। पंडित मदन मोहन मालवीय के अगर समाचार पत्रों की बात करें तो हिंदुस्तान था जो कि 1887 में प्रकाशित हुआ, अभ्युदय था 1907 में प्रकाशित हुआ, द लीडर था 1909 में प्रकाशित हुआ था। अगला, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर ये किसका उदाहरण है? तो जैन स्थापत्य का उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिरों का एक समूह है जो वर्तमान राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में कराया गया। सबसे पहले गुजरात के चालुक्य शासकों के मंत्रियों द्वारा इसे बनवाया गया था। अगला, औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो औषधि से भास्कराचार्य का संबंध नहीं है, बाकी सब औषधि से रिलेटेड है, मतलब जो हमारा आयुर्वेदा है उससे रिलेटेड है। अगला, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य रहे हैं? तो जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य रहे। महावीर सबसे आखिरी और पहले ऋषभ देव थे। अगला, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के जो लोग हैं वो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। कांस्य आप सुनते ही होंगे, उसे कांस्य युगीन भी कहा जाता है, और चांदी और सोना भी उस समय पर उससे पहले ही अवेलेबल था, लेकिन लोहा उस समय पर नहीं था, इसलिए उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अगला, जैन साहित्य को कहा जाता था। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। अगला, सभ्यता का उद्गम हुआ है। तो सभ्यता का उद्गम ये घाटियों में हुआ है, ए ऑप्शन सही। अगला, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा चुंगताई तुर्की में लिखी थी। ठीक, अगला, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो अकबर ने 1562 ईस्वी में शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। ये शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, जो कि इस समय राजस्थान में वहाँ पर स्थित है। अगला, तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो तूतीनामा ये सुख सप्तती का एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। किसका? सुख सप्तती का। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने चिंतामणि भट्ट के संस्कृत ग्रंथ सुका सप्तती का फारसी में अनुवाद कराया, जिसे तूतीनामा के उपाधि दी गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, सी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला उपनाम से सम्मानित किया गया? तो भारत कोकिला नाम से महात्मा गांधी ने सम्मानित किया सरोजिनी नायडू को। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और कब बनी थी? ये 1925 में बनी थी। ध्यान रखिएगा, 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी अधिवेशन की। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष बनी थी। ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी। और 13 फरवरी को इनके जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ल्ड महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को हम मनाते हैं। ठीक, और कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी ने इन्हें भारत की कोकिला या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सम्मानित किया था।
अगला, निम्नलिखित में से किसे मुंज सागर नामक तालाब खुदवाया था? तो मुंज नामक जो तालाब है ये वाकपति द्वितीय ने खुदवाया था। अगला, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? तो हर्ष के सोने के सिक्के में गौतम बुद्ध का यहाँ अंकन किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि शाह आलम द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। तो बी ऑप्शन सही। अगला, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? तो हिंदू देवी की आकृति अंकित हो, ये मोहम्मद गौरी के द्वारा सिक्के जारी करने के आदेश दिए गए थे। अगला, किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बनायूनी ने किया था। किसने? अब्दुल कादिर बनायूनी। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की? तो बख्तियार की उपाधि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? तो ये राष्ट्रकूट हैं जो कि शैलकृत मंदिरों के निर्माण के लिए अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य है। तो पतला से तात्पर्य यहाँ दान में दी गई भूमि से है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का जनक ये शमसुद्दीन बली को कहा जाता है। जो गजले का जनक है वो अमीर खुसरो को, और उर्दू की शायरी का जनक शमसुद्दीन बली को कहा जाता। अगला, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो शाह बेगम ने यहाँ आत्महत्या की थी। जहांगीर की जो पत्नी थी, बहुत सारी पत्नी थी, उनमें से शाह बेगम ने आत्महत्या की थी। जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा डैश में रचित थीं। तो जातक जो कहानियाँ हैं ये पाली भाषा में रचित की गई थीं और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राज तरंगिणी के कलहन पुस्तक के लेखक थे। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की जिससे कि घोड़ों की पहचान की जा सके? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी और सैनिकों को स्थायी रूप से रखने का काम इन्होंने शुरू किया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश के अपराजित वर्मन ये संस्थापक थे और किसके? पल्लव वंश के अंतिम शासक थे और इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। कौन? सिंह विष्णु। अगला, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आते हैं? तो उपनयन संस्कार ये 11वें पद पर आते हैं। कौन से नंबर पे? 11वें पे। ठीक, ध्यान रखिएगा 11वें पर कौन से आते हैं? उपनयन संस्कार आते हैं। ये रहा 11वां। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ये संगठित हुए थे गुरु गोविंद सिंह के समय काल में। ये आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय काल में थे। अगला, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुगल के नाम से चगताई तुर्क शासक जाने जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो प्रोफेशनल रीडर्स की संख्या फ्रेडरिक बी फिशर के द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ईस्ट इंडिया के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। अगला, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था।
हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संज्ञा प्रदान की? तो हर्ष के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था और नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में अवेलेबल है। अगला, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक था जिसने खिलजी वंश में सबसे लंबा शासन किया, बाकी सब कुछ कुछ साल रहकर गए, लगभग इसने 20 साल शासन किया था। अगला, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये 1856 में पास हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय काल में। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला, किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो भारतीय तिरंगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा फहराया गया था। 1907 में स्टुगार्ट जर्मनी में इनके द्वारा फहराया गया। अगला, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो ये किसको? मैडम भीकाजी कामा को ही कहा जाता था। अगला, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा के द्वारा की गई। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना भीकाजी कामा ने 1905 में फ्रांस के शहर पेरिस में की थी। अगला, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेलों के द्वारा कराया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। तुर्कान ए चिहालगानी कौन थे? तो तुर्कान ए चिहालगानी ये 40 तुर्क अमीरों का समूह था। किसके? 40 तुर्क जो अमीर थे उनका ये समूह था। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भारत में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो ये उत्तर पश्चिम में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। उत्तर पश्चिम मतलब ये जो जम्मू और इधर जो पंजाब वगैरह है, इस तरफ की बात हो रही है, वे उत्तर पश्चिम में आते हैं भारत के। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो कोलकाता से ये दिल्ली हुई थी 1911 में, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो ये 1931 में स्थानांतरित हुई और 13 फरवरी 1931 को स्थानांतरित हुई थी। अगला, और इसी प्रकार के ऑप्शंस जो रेलवे के CBT 2 एग्जाम है उनमें दिए जाते हैं क्लोज बिल्कुल। अगर आपको मालूम भी हो तो भी आप कंफ्यूज हो जाए, गलत लगा सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन मन गण सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो ये भारत विधाता के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और बाद में ये भारत का राष्ट्रीय गान बन गया, जन गण मन। ठीक, और ई बुक के बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ई बुक के बारे में विचार करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। आज के क्विज की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।